हेलो एवरीवन। आज है 1 जुलाई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 1 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि भारत की जो खुफिया एजेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके नए निदेशक बने हैं महेश दीक्षित। इन्होंने तपन कुमार डेका को रिप्लेस किया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक अफ्रीकी कंट्रीज सेशल्स गए हुए थे। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को इन्होंने थेबा कला से बने कफ लिंक है जो कि ये भेंट किए हैं। अक्टूबर 2026 में अबी अहमद अली इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। और हाल ही में चर्चे में रही हेलेना मिसाइल जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। मध्य प्रदेश के रीवा से सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप भेजी गई है यूएई को। और चाइना के द्वारा वर्ष 2030 तक निर्धारित जैव गैर जीवाश्म ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कि परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये सभी शामिल हैं। भारत बांग्लादेश के संबंध में कुछ फैक्ट मैंने बताए थे कि भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा फिर से जारी करना शुरू किया। पर्यटक वीजा दोनों देशों के बीच जन से जन संपर्क को बढ़ावा देने का एक इम्पोर्टेंट माध्यम है। और भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा इसी देश से लगती है। सभी पॉइंट सही है। किस भारतीय शहर में एक सड़क का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया? तो ये हैदराबाद है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सेशल्स ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन की उपाधि से नवाजा है। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, किस देश में राहत कार्यों के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद की शुरुआत करी है? आंसर इसका वेनेजुएला हो जाएगा, जो कि एक साउथ अमेरिकी कंट्री है। आप सभी को मालूम है जो वेनेजुएला है ये लगभग 126 साल में सबसे तेज इस त्रासदी से हताहत रहा है, जिसमें कि सैकड़ों की संख्या में लोगों की जाने गई हैं। यहाँ जो भूकंप आया था इससे प्रभावित लोगों की हेल्प करने के लिए और राहत कार्यों के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन अमिस्ताद की शुरुआत की गई है। राहत सामग्री में जो इंडियन एयरफोर्स है इसके विमान के द्वारा 30 टन से अधिक राहत सामग्री, जीवन रक्षक दवाएं और पोर्टेबल हॉस्पिटल जो भीष्म क्यूब से ये भेजे गए हैं। अब यहाँ से डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के बारे में, जैसे कि ऑपरेशन डेल्टा हंट हमने देखा था, गुजरात गवर्नमेंट ने चलाया था। गुजरात में इलीगल रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहचानने के लिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन रसपेल चलाया था। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय सिंथेटिक ड्रग्स तस्करों के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है। अमेरिका और इजराइल के द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई को नाम दिया ऑपरेशन गजब लिल हक। भारतीय सेना ने सिक्किम में बर्फबारी के कारण फंसे टूरिस्टों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिमराहत चलाया। ऑपरेशन शस्त्रीय दिल्ली पुलिस द्वारा हथियारों की शेयरिंग और ऑनलाइन गलत भाषा के इस्तेमाल से निपटने के लिए शुरू किया गया था। और इसके अलावा ऑपरेशन स्वदेशी ईरान में प्रदर्शन के दौरान भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन सिंधु ये भी ईरान में चलाया गया था, लेकिन ये जून 2025 में चलाया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती ये चलाया गया था कहां पर? हैती में। ये थोड़ा सा पुराना है। ऑपरेशन अजय ये हमास इजराइल युद्ध के दौरान चलाया गया था। कहां पर? तो इजराइल में। ऑपरेशन कावेरी ये सूडान में चलाया गया गृह युद्ध के दौरान। ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन में। अब वेनेजुएला का हम डिस्कशन करें क्योंकि भारत ने इस कंट्री को राहत सामग्री भेजी है। ये ऊपर में भी आप देखेंगे तो ये अटलांटिक ओशन से बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये कैरिबियाई सी है, फिर इधर पनामा स्ट्रेट है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रामाणिक तेल भंडार है जो 303 अरब बैरल माना जाता है। और दुनिया के कुल प्रामाणिक तेल भंडार का 17% हिस्सा इसी के पास है। वेनेजुएला की कैपिटल काराकस, करेंसी बोलीवर, लैंग्वेज स्पेनिश, साउथ अमेरिका का ये पार्ट है। दुनिया का सबसे ऊंचा जो झरना है एंजल वाटरफॉल ये यहीं पर है। और हम्बोल्ट ग्लेशियर के समाप्त होने के साथ ही वेनेजुएला ने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं। यहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, जिसे अमेरिकी सेना के द्वारा गिरफ्तार किया गया। सवाल दूसरा है, हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र शुरू करने वाला पहला देश कौन बना है दुनिया का? आंसर इसका हो जाएगा अपना ही देश भारत, ऑप्शन नंबर ए। तो परमाणु रिएक्टर की ऊष्मा का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना है। इसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में स्थापित किया गया है।
टेक्नोलॉजी की यदि बात की जाए तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा स्वदेशी रूप से इसे विकसित किया गया है। यदि बात की जाए दुनिया के पहले देश की, तो यहाँ पर कुछ फैक्ट मैंने ऐड किए हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना शुरू करने वाला देश भारत है। भारत की यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश त्रिनिदाद टोबैगो है। दिसंबर के महीने में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया ऑस्ट्रेलिया ने, और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश था। पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क। एचआईवी से बचाव के लिए लेनाका पावर दवा शुरू करने वाला पहला देश जिम्बाब्वे। पश्चिम एशिया संकट के कारण राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल लगाने वाला दुनिया का पहला देश फिलीपींस। दुनिया का पहला 10G इंटरनेट राष्ट्र बना यूएई। दुनिया में मतलब अभी हाल ही में भारत ने ही एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी लॉन्च की। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण करने वाला देश भारत है। दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट लॉन्च किया भारत ने। दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान पर बैन लगाया है मालदीव ने। दुनिया का पहला मानव ब्लैडर का ट्रांसप्लांट किया गया अमेरिका में। सिलिकॉन की दुनिया का पहला कंप्यूटर विकसित किया है अमेरिका ने। दुनिया की पहली गैर बाइनरी चिप लॉन्च की है चाइना ने। दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया इटली ने। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को ऑफिशियली तौर पर मान्यता देने वाला देश रशिया है। अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड ने न्यू बॉर्न बेबीज और छोटे बच्चों के लिए मलेरिया की पहली दवा विकसित की है। जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को शिफ्ट कर रहा है तुवालू। कहाँ कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया मलेशिया ने। और अल्बानिया ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए डीएलआ नाम की दुनिया की पहली एआई जनित मंत्री का नियुक्त किया है। किस दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो ये जून महीने की 29 तारीख को मनाया जाता है, और इस बार 20वें क्रम का सांख्यिकी दिवस हो जाएगा। इसका आयोजन प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। इस बार की थीम है प्रशासनिक आंकड़ों की संभावनाओं को दोहन, यानी कि अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। हालांकि 30 जून के करंट अफेयर की क्लास हमने नहीं करी थी, इसलिए आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं। और पीडीएफ के लिए परेशान ना हो, टेलीग्राम पर आप लोगों को डेली ही पीडीएफ शेयर कर दी जाती है कल्याणी मैम ऑफिशियल पर। अब एक सवाल आता है कि ई बुक कब लॉन्च होगी? आज तो 1 जुलाई हो गई। 2 जुलाई यानी कि कल के दिन शाम 6 बजे से आप ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे मेरा एप्लीकेशन कल्याणी मैम ऑफिशियल से, जहां हर महीने की ई बुक मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। जून महीने का इंपॉर्टेंट डे का एक बार अंतिम बार रिविजन करते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून रहा। 2 जून तेलंगाना का स्थापना दिवस। 3 जून है वर्ल्ड बाइसिकल डे। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून है विश्व महासागर दिवस। 12 जून है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 14 जून है विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। 17 जून है विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस। 18 जून है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। 19 जून है सिकल सेल डे। 20 जून वर्ल्ड रिफ्यूजीज डे। 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। 22 जून है विश्व वर्षावन दिवस। 23 जून है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 25 जून है संविधान हत्या दिवस। इसके अलावा आज तारीख है 1 जुलाई की। 1 जुलाई को यदि आप रिलेट करेंगे तो जीएसटी डे मनाया जाता है। एसबीआई का स्थापना दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। डॉक्टर्स डे भी भारत में इसी दिन मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डे की थीम ऐड करके कल ये मैं एमसीक्यू में आप लोगों को पढ़ा दूंगी। सवाल चौथा है, बेन स्टोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। पूछा जा रहा है किस टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ये आपको इंग्लैंड रिलेट करना है। ऑप्शन नंबर ए। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान और दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। इनके करियर की यदि बात की जाए तो बेन स्टोक ने अब से 15 साल पहले 2011 में डेब्यू किया था। डेब्यू किया नहीं कि पहली बार खेला। उनके शानदार प्रदर्शन के दम पर इंग्लैंड ने 2019 का वनडे वर्ल्ड कप और 2022 का टी20 वर्ल्ड कप भी जीता था। इनके अचीवमेंट्स की बात की जाए तो टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 7000 से अधिक रन और 250 से अधिक विकेट दर्ज हैं, और वह जैक्स कैलिस के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बने। अगला क्वेश्चन भी आपका स्पोर्ट्स का है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली जो महिला खिलाड़ी बनी है, ये बन गई है भारत की दीप्ति शर्मा। 28 जून को दीप्ति शर्मा ने महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। तीनों फॉर्मेट मिलाकर के 356 इंटरनेशनल विकेट इनके नाम हो गए हैं। तीनों फॉर्मेट यानी कि टी20,
टेस्ट और ओडीआई। तो दीप्ति ने टेस्ट में 22, वनडे में 166 और टी20 इंटरनेशनल में 168 विकेट हासिल किए। इन्होंने झूलन गोस्वामी का जो 355 विकेट का रिकॉर्ड था ये तोड़ा। झूलन गोस्वामी ये तो क्रिकेट नहीं खेलती, पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर जिन्हें नादिया एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस उपलब्धि के साथ ही दीप्ति शर्मा महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी। 2 नवंबर को जो महिलाओं के आईपीएल का फाइनल खेला गया, माफ कीजिएगा, नवंबर नहीं, मैं महिलाओं के आईपीएल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप की बात कर रही हूँ। महिलाओं का विश्व कप जिसका फाइनल 2 नवंबर 2025 को खेला गया। पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। बाद में वुमेन प्रीमियर लीग का जब ऑक्शन हुआ, नीलामी हुई, तो इन्हें सबसे महंगी खिलाड़ी चुना गया। 3.2 करोड़ में इन्हें यूपी वॉरियर्स के द्वारा खरीदा गया था। सवाल 6वां है, किसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा यूपी राजीव, उपेंद्र पी राजीव राइट आंसर है। इससे पहले वे इसी केंद्र में एसोसिएट डायरेक्टर यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पद पर कार्यरत थे और अब साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक बन गए हैं। हालिया अपॉइंटमेंट पर नजर डालें तो भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बने हैं। सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष सैबल चट्टोपाध्याय, डीआरडीओ के राजेश कुमार सिंह, सीबीआई के प्रवीण सूद, सीडीएस है एनएस राजा सुब्रमणी, नौसेना प्रमुख है एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, सीबीएफसी के हेड है शशिशेखर वेम्पति, एचएएल के चेयरमैन सीएमडी है रवि के, डीएमआईएल के पहले सीईओ संजय जमुआर, सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार, नीति आयोग के सीईओ निधि छिब्बर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति, डीजीसीए के चीफ है वीर विक्रम यादव, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य है वेंकट रमना मूर्ति, सतर्कता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री डायरेक्टर है अर्चना व्यास, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ है, मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल, सीबीआईसी के हेड विवेक चतुर्वेदी और एफएसएसआई के सीईओ रजत पुन्हानी है। 7वां सवाल है, कौन सा देश ऑफिशियली तौर पर 61 संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर राजधानी बन गया है? आंसर इसका हो जाएगा इटली, ऑप्शन नंबर डी। इटली ऑफिशियली तौर पर 61 संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर राजधानी बना और ये उपलब्धि हासिल करने वाला इटली दुनिया का एकमात्र देश है जहां इन धरोहरों का सबसे बड़ा और समृद्ध संग्रह मौजूद है। इटली के 61 स्थल इसमें शामिल है, चाइना के 60, जर्मनी के 55। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1945 फॉर्मेशन ईयर, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर। खालिद अल एनानी जो कि इजिप्ट से बिलोंग करते हैं ये इसके महानिदेशक हो जाएंगे। 31वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो कल ही के दिन जो धीरज सेठ है ये नए सेना अध्यक्ष बन गए हैं। पहले ये उप सेना प्रमुख थे लेकिन अब उपेंद्र द्विवेदी को रिप्लेस करते हुए ये सेना अध्यक्ष का पदभार संभाल लिए हैं। और भारतीय सेना 15 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है, दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा। तो इंडियन आर्मी के प्रमुख अब धीरज सेठ है, उप प्रमुख हो जाएंगे संदीप जैन। इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख अमरप्रीत सिंह, उप प्रमुख नागेश कपूर। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है, जबकि इंडियन नेवी 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। इसके प्रमुख हैं कृष्णा स्वामीनाथन और उप प्रमुख हैं अजय कोचर। भारत के 97 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हर्षवर्धन जी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई के हैं हर्षवर्धन जी भी, इन्होंने अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल करके भारत के 97 ग्रैंड मास्टर बनने की उपलब्धि हासिल करी। इन्होंने दूसरे चोला चेस जो ग्रैंड मास्टर नॉर्म राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में दूसरा स्थान हासिल किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शतरंज को रेगुलेट करने वाली बॉडी फिडे, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन 1924 फॉर्मेशन ईयर, लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, अर्काडी डोकोरविच हेड है। सवाल 10वां है, सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये भी हाल ही में 27 से 29 जून तक इस सेशल्स कंट्री के दौरे पर रहे भी थे, जहां सेशल्स ने अपने हाईएस्ट सिविल ऑनर जिसका नाम है गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, इससे सम्मानित किया था। तो भारत ने सेशल्स को एक अत्याधुनिक फास्ट पेट्रोल वेसल, 10 यूटिलिटी वाहन और 5 सामरिक नौकाएं गिफ्ट करी हैं।
दोनों देशों के बीच यूपीआई नेटवर्क लागू करने पर भी सहमति बन चुकी है। फिशर्स अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट है, इंडियन ओशन के अंतर्गत ये आ रहा है। कैपिटल विक्टोरिया, करेंसी सेशेल्स रुपए हो जाएगी। 11वां सवाल है, आईसीजीएस अक्षय किस श्रेणी का पोत है? आईसीजीएस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अक्षय, ये है फास्ट पेट्रोल वेसल जो अभी चर्चे में रहा था। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने जून 2026 में गोवा के वास्को में स्वदेशी रूप से निर्मित फास्ट पेट्रोल वेसल एफपीवी आईसीजी अक्षय को अपने बेड़े में कमीशन कर लिया है। और यह पोत जो है ये देश की समुद्री सुरक्षा, तटीय निगरानी और तटीय निगरानी समझते हैं, कोस्टल लाइन की निगरानी के लिए ये नई मजबूती प्रदान करेगा। और इसका जो निर्माण है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया और इसमें 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है फास्ट पेट्रोल वेसल, ये होता क्या है? तो एक उच्च गति वाला और फुर्तीला हाई स्पीड छोटा युद्धपोत या गश्ती जहाज आप कह सकते हैं। इन्हें मुख्य रूप से जो कोस्टल गार्ड होते हैं ना, कोस्ट गार्ड और नौसेना द्वारा तटीय सुरक्षा, पेट्रोलिंग, खोज और बचाव, साथ ही तस्करी रोकने के लिए उपयोग में किया जाता है। सवाल 12वां है, भारत सरकार द्वारा पासपोर्ट शुल्क संरचना में जो संशोधन किया गया ये कब से प्रभावी है? तो आज से ही 1 जुलाई 2026 से ये प्रभावित हो रहा है। आप सभी को मालूम है 36 पेज का जो पासपोर्ट बनता था, नॉर्मल पासपोर्ट, सामान्य पासपोर्ट, 36 पेज का जो जिसका प्राइस पहले 1500 रुपए था, तो ये बढ़ा करके 2500 कर दिया गया। और यदि इसे ही हम तत्काल में करें, तत्काल यानी कि 2-4 दिन में जो आ जाता है, तो यही 36 पेज का तत्काल पासपोर्ट इसके बनाने के लिए 5000 रुपए तक देने होंगे। फिर 60 पेज का जो नॉर्मल पासपोर्ट है इसके लिए 3500, और यही 60 पेज का यदि तत्काल पासपोर्ट आप बनवाते हैं इसके लिए 6000 रुपए तक पे करने पड़ेंगे आपको। 13वां सवाल है, राजौली बांदा डाइवर्जन योजना किस नदी पर निर्मित एक अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना है? अंतरराज्यीय यानी कि एक से दूसरे राज्य में कनेक्टेड ये परियोजना है। आप रिलेट करेंगे तुंगभद्रा नदी से। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो राजौली बांदा डाइवर्जन योजना कर्नाटक के रायचूर जिले के पास तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। अब ये तुंगभद्रा ना, ये कृष्णा की ही सहायक नदी है। ये कर्नाटक के शिमोगा जिले के कुडली में तुंगा और भद्रा नदी के मिलने से बनती है तुंगभद्रा। इसका संगम की यदि बात की जाए तो ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती हुई अंत में आंध्र प्रदेश में मिलती है, किससे? कृष्णा नदी से इसमें समा जाती है। और इस पवित्र नदी को ना रामायण काल में पंपा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो राजौली बांध डाइवर्जन योजना है ये एक अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना है जो कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों को पानी की आपूर्ति कर रही है। सवाल 14 है, हाल ही में चर्चे में रहा तोतापुरी आम का प्रमुख उत्पादन ये किन राज्यों में होता है? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो हाल ही में ये चर्चे में आया क्यों? तो जो आंध्र प्रदेश सरकार है ना, इसने चित्तूर जिले में कर्नाटक से आने वाले तोतापरी आमों के प्रवेश पर जो प्रतिबंध लगा दिया है। अभी जो तोतापरी आम है इसे बैंगलोर आम या संदर्शा आम के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण भारत में विशेष रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उगाई जाने वाली आम की खास तरीके की किस्म है। तो आंध्र प्रदेश इस पर बैन लगा रहा है, तो रीजन क्या है? तो कर्नाटक से सस्ते आम आने से स्थानीय बाजार में कीमत गिरने का खतरा है, क्योंकि भाई ये कर्नाटक में भी मिलता है, आंध्र प्रदेश से यदि आएगा तो इसका स्थानीय मार्केट जाएगा नीचे, डाउन हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश से तोतापुरी आम का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो एमएसपी है 8 किलोग्राम, 8 रुपए प्रति किलोग्राम, ये तय कर ही दिया है, जबकि कर्नाटक में ये 5 से 6 किलोग्राम है, तो इसमें भी घाटा हो जाएगा, है ना। तो ये कुल मिलाकर के 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सुंदरजा आम आपको बताना है, कहाँ रिसेंटली पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, सुंदरजा आम। अच्छा, बिहार वाले याद रखेंगे, एक आपका भागलपुर आम है, भागलपुर का जर्दालू आम जिसे जीआई टैग मिल चुका है। महाराष्ट्र का अल्फांसो आम है जिसे जीआई टैग मिला। और आम की किस्मों में लंगड़ा आम रिलेट कर सकते हैं आप, तोतापरी रिलेट कर सकते हैं,
मैंने कल आपसे पूछा था 236 करोड़ की मिशन क्यों पाइनएप्पल योजना किस राज्य में शुरू की गई, जिसका आंसर था त्रिपुरा। आज का सवाल है, इस फिल्म को मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में गोल्डन कोंच अवार्ड दिया गया। आंसर जो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।